कट जाए बीच में। आई हैव इन्वर्टर बैकअप, लेकिन थोड़ा सा उससे लाइट प्रॉब्लम। नारायण, बोला ना, लाईव्ह चालू झाले, बोला. यस 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 यस. आपल्याकडे आणखीन दोन मिनिट आहेत. नारायण, कॅमेरा. फेसबुक लाईव्ह चालू झालंय विक्रम सर. या हो, तुमचा कॅमेरा. हा, एक मिनिट. साधिका मॅम, वेलकम. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत आहे. वेलकम इन महाराष्ट्र. Thank you, sir. I understood that. Yes. Actually, we have 1 minute time. आता आपण 1 मिनिटामध्ये आपल्या लाईव्हला सुरुवात करणार आहोत सेशनला. आज आपण अगदी वेळेमध्ये, कारण साधिका मॅडमने सांगितलं की वेळेत कार्यक्रम सुरू झाला पाहिजे, म्हणून आपण आज वेळेत सुरू होतोय. आणि माझ्या सोबत आहेत नारायण मंगलाराम सर आणि उमेश कोटलवार सर. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार साथियों, मैं विक्रम अरसुल, राज्य संयोजक एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र, एटीएम. हम पिछले 1 मई से एटीएम और निशंक, ये दोनों परिवार के माध्यम से देश भर के टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए कोविड-19 के इस लॉकडाउन के दौरान हम कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं. इस शिक्षा व्यवस्था में पूरे देश भर में जितने भी इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव वर्क करने वाले जो टीचर्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, उनको आपके सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं. और आपने देखा ही होगा, शिक्षण संवाद 1.0 में हमने सलग 30 सेशन लिए थे और शिक्षण संवाद 2.0, एजुटॉक 2.0 में आज का हमारा 20वां ये सेशन चल रहा है. आज का सेशन मेरे लिए, हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए एक अलग सा सेशन है, क्योंकि हमारे बीच, हमारे सामने आपसे बात करने के लिए जो आज के गेस्ट है वो है डॉक्टर साधिका गजल. नमस्ते मैम. नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम. मैं साधिका मैम के बारे में थोड़ा सा बताता हूं. साधिका मैम जो है वो बिहार से है. वह जगजीवन कॉलेज मगध विश्वविद्यालय गया में इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर है. साधिका मैम नॉर्थ बिहार के एक शहर दरभंगा में पली बड़ी और उनकी स्कूल की शिक्षा वहीं के सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम से हुई. 12वीं के बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी पटना से इंग्लिश लिटरेचर में बीए और एमए किया. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया और फिर आईआईटी पटना के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए ज्वाइन किया. साधिका मैम ने पीएचडी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यानी कि ईएलटी में रिसर्च करने का फैसला किया, क्योंकि वह रिसर्च को प्रैक्टिकल क्लासरूम सिचुएशन से जोड़कर देखना चाहती थी. उनके रिसर्च का फोकस जो था वो टीचिंग, स्पीकिंग एंड लर्नर एटोनॉमी
ये था। साधिका मैम खुद एक लाइफ लॉन्ग लर्नर और टीचर रिसर्चर मानी जाती है या मानती है खुद को। मैम जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय ग्रुप जो है वुमेन ऑफ कलर इन ईएलटी की फाउंडर मेंबर और लीडर भी है। अब जब हमारी बातें चलेंगी तो मैम जो वुमेन ऑफ कलर इन ईएलटी के बारे में हमें विस्तृत में बताएगी। मैम जो है वो अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों के साथ ईएलटी के एरिया में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अवेयरनेस फैला रही है। साधिका मैम जो है वो उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश इन 3 भाषाएं जानती है, मराठी समझती है थोड़ी थोड़ी। इसके अलावा वो अरेबिक, पर्शियन एंड तुर्किश के बेसिक भी जानती है। उन्हें अन्य भाषाएं सीखने और भाषा से जुड़ी हुई चर्चा करने का शौक है। स्टोरी राइटिंग एंड सिंगिंग उनकी हॉबीज है। कभी कभी बैकिंग के एक्सपेरिमेंट भी करती रहती है। मैम आपका एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र, एटीएम और निशंक भारत इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम सर, और आपने मेरा बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार विक्रम सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। साथ ही साथ मैं एक्टिव टीचर महाराष्ट्र और निशंक दोनों ग्रुप को थैंक्स कहती हूँ कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी, इन्वाइट किया और मुझे ये चर्चा करने का मौका दे रहे हैं। आज मैं जो आप हाँ बोलिए बोलिए। आज जो मैं सर के ही हिसाब से सर ने मुझे कहा था, तो आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोलूँगी। सॉरी, मुझे मराठी नहीं आती है, इसलिए दैट विल मे बी अ बैरियर। तो मैं हिंदी इंग्लिश में बात करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि सभी ऑडियंस मुझे समझ सकेंगे। मैम आप हमारे लिए आज बहुत ही खास और प्रेरणादायी इंसान के रूप से आप हमारे सामने बैठी है, क्योंकि जितने भी हमारे लेडी टीचर्स है या स्टूडेंट्स है या सोसाइटी में जब आपकी जो आपका आज का कहना जाएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा, ये मुझे विश्वास है। और आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का महत्वपूर्ण कारण भी ऐसा है कि आप जो काम कर रही है वो काम पूरे देश के सामने, पूरे महाराष्ट्र के सामने आ जाए, ताकि महाराष्ट्र के हमारे जो लेडी टीचर है उनको भी पता चले कि अरे ऐसी भी कोई एक लेडी टीचर है जो रात दिन मेहनत करके एक अलग कौन सी कठिनाइयों से आगे आकर काम कर रही है। तो मैम आपका फिर एक बार स्वागत, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपके बचपन में। पहले ठीक है सर, चलते हैं। मुझे आपसे पूछना है कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन, मैंने बता ही दिया था कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन सरकारी प्राइमरी स्कूल में हिंदी मीडियम में हुई थी। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बचपन और आपकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू सो मच। बचपन की यादें तो बहुत अच्छी हैं सर। मैं वापस जाना चाहूँगी उन यादों में और आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरी एजुकेशन जो है वो हायर स्कूल लेवल पे जब हुई वो सब हिंदी मीडियम से थी, और एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। दरभंगा बहुत बड़ा शहर नहीं है, इट्स अ स्मॉल टाउन। तो वही कंप्यूटर वगैरह की सुविधा उस समय स्कूल में तो नहीं थी हमारे। और अभी जिस तरह का एजुकेशन हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में भी देख रहे हैं, वैसा नहीं था। बस सिंपल चॉक एंड बोर्ड क्लासरूम थे मेरे, और मुझे ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य रहा, गुड लक रहा। मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे एजुकेशन से, पढ़ने पढ़ाने से जोड़ा। लेकिन मेरी प्रेरणा, मेरा जो इंस्पिरेशन रहा है वो टीचर बनने के लिए, वो मेरे पापा रहे हैं, मेरे फादर। तो मेरे फादर केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्हें पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद था, और उन्होंने बचपन से हमें एक चीज़ सिखाई कि जब आप किसी सब्जेक्ट या टॉपिक में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस चीज़ को किसी दूसरे को पढ़ाइए। तो हमारे घर में ये कल्चर रहा कि दूसरे पड़ोस के बच्चे और जान पहचान के बच्चे आते थे पढ़ने को, और उन बच्चों को हम भी पढ़ाया करते
सीखते थे अपने से दूसरे क्लास के बच्चों को जो हमसे छोटे क्लासेस के होते थे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि टीचर बनने से पहले ही मुझे टीचिंग का शौक था। जब मैं छोटी थी स्कूल में भी मैं दूसरों को पढ़ाया करती थी। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। आगे चल के अभी रिसर्च में भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जब आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, तो वो आप सीखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आप तभी सीखते हैं जब आप उस चीज़ को दूसरों को पढ़ाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो स्कूल का टाइम था, स्कूल की शिक्षा थी, उसी टाइम में मैं इंस्पायर्ड हो चुकी थी इस चीज़ के लिए कि मुझे टीचिंग लाइन में आना है, पढ़ाना है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाई स्कूल में मैंने ये इंग्लिश सब्जेक्ट को टारगेट नहीं किया था। ये फैसला मैंने +2 के बाद लिया कि मुझे इंग्लिश से आगे पढ़ाई करनी। मैम, आपका बचपना, आपका प्राइमरी स्कूल हमने जान लिया। क्या आप जब शिक्षा ले रही थी तब आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चाहे फिर घर में हो या सोसाइटी में हो? घर का माहौल कैसा था, सोसाइटी का माहौल कैसा था, स्कूल का माहौल कैसा था? इनके बारे में जरा बताइए। सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इस पे रोशनी डालते हुए कहूँगी कि मेरा सरकारी स्कूल वैसा ही था जैसे सभी सरकारी स्कूल होते हैं। सुविधाओं का अभाव था, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं था, लैब नहीं था, सिंपल चॉक एंड बोर्ड क्लासरूम थे। तो मुझे 12th तक कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिली। मैंने उसके बाद सीखा जो भी सीखा, और घर से बहुत सपोर्ट था क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, पढ़ने पढ़ाने का शौक़ रखते थे। उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन क्लासरूम में जैसा कि सरकारी स्कूलों की समस्याएं सुनने में आती हैं, और मेरा इस बात को कहने से किसी को दुख पहुंचाना का मकसद नहीं है, लेकिन ऐसी बातें आपको सुनने में आती होंगी ना कि क्लासेस रेगुलरली नहीं होते हैं, या सभी टीचर जो है वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं जितना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो वो मेरे साथ भी था। वो कठिनाइयाँ थीं कि सभी क्लासेस एक्टिवली नहीं होते थे। स्पेशली साइंस क्लासेस में हमने बहुत सफ़र किया। तो साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्लासेस अच्छे नहीं होते थे स्कूल में, वो सब घर पे पढ़ना पड़ता था। लेकिन मेरा ये एडवांटेज रहा, ये फ़ायदा रहा कि घर से सपोर्ट होने की वजह से वो सब्जेक्ट मैंने कवर किए। सोसाइटी की जहाँ, हाँ, जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। सोसाइटी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी एक टिपिकल जो मेरे लिए इसके लिए कोई अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए मैं कहूँगी कि जो कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी है, मैं उसी से बिलोंग करती हूँ। हमारी सोसाइटी में भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसा आप सभी भारत में बहुत कॉमन है ज्यादा ना। भारत एक पैट्रियार्कल देश है, तो जो सभी लड़कियों को सामना करना पड़ता है वो हमें भी करना पड़ता है, और उसकी वजह से लिमिटेशन होती हैं, स्पेशली जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे पिताजी मुझे हायर एजुकेशन के लिए दूसरे स्टेट में नहीं भेज पाए, तो वो चैलेंज रहा, इसीलिए मैंने अपने स्टेट से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स। ठीक। हम अपनी जो सब्जेक्ट है आज का, क्लासरूम्स एज सेफ स्पेसेस, कि क्लासरूम ऐसी जगह है जो सेफ जगह है। जी तो इसका हमारे सामने रहेंगे वो बच्चे ही रहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को सामने रख के ही हमने सब्जेक्ट डिजाइन किया है। इस सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जी सर। आपका इस टाइटल सेफ स्पेसेस से क्या मतलब है? यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो रहा है वो इत्तेफाक से ऐसा रहा है कि मैंने एज अ वॉलंटियर टीचर एलिमेंट्री स्कूल में भी पढ़ाया है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, और मैंने अपना पीएचडी का रिसर्च हाई स्कूल के बच्चों के साथ किया है, 7th और 8th स्टैंडर्ड के साथ, और अभी मैं ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाती हूँ। तो मेरा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी वाइड रहा है, यानी एलिमेंट्री स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक, ग्रेजुएशन तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, एंड आई नो कि उनकी ज़रूरतें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन फिर भी जैसा अभी सर ने कहा कि जब भी आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, चाहे उनका एज ग्रुप कोई भी हो, बिल्कुल नर्सरी से एलिमेंट्री क्लासेस से लेके आप मास्टर्स तक चले जाइए, इवन आपके पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर्स अगर आपके साथ काम करते हैं, तो वो सब के सब आपके लिए स्टूडेंट होते हैं, और उनकी फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ तीनों की सेफ्टी का ध्यान रखना, तीनों की हेल्थ का ध्यान रखना, वो आपकी एज ए टीचर, आपकी और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब मैंने ये टॉपिक चुना, क्लासरूम एज सेफ स्पेसेस,
तो ये टॉपिक मुझे इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे बात करने की, चर्चा करने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है सबके लिए, चाहे वो स्कूल के टीचर हों, एलिमेंट्री या हाई स्कूल के टीचर हों, या कॉलेज लेवल के टीचर हों, या फिर सीनियर प्रोफेसर्स। हम सेफ स्पेसेस से यहाँ हमारा मतलब सिर्फ कमरा नहीं है, चार दीवारी नहीं है, या फिर बहुत स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो आजकल स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, मेरा वो मतलब नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्लासरूम में मौजूद लोग। मैं मानती हूँ कि क्लासरूम चार दीवारी से नहीं, लोगों से बनता है। आज आप देखिए, पैंडेमिक की वजह से हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी अपने स्टूडेंट्स से जुड़े हैं, हमारे क्लासरूम्स हैं अभी भी। तो ये सेफ स्पेस का मतलब ये है कि आप जिस क्लास में अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनको फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी फील करवाएं कि वो उस क्लास में सेफ हैं। लेकिन उससे भी अलग हटके एक एंगल आता है कि आप क्लास के हर एक स्टूडेंट को ये फील कराएं कि वो इस क्लासरूम में बिलोंग करता है, वो वहाँ, वो क्लासरूम उसका अपना है, और उसको भी उस क्लासरूम में रहने का, पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और बच्चे को। बराबर। एकदम इक्वल फील होना चाहिए बच्चों को। बोलना बहुत आसान है, मैंने दो सेंटेंस में ये बात कह दी, लेकिन क्या इसको अचीव करना इतना आसान है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे हमारे क्लासरूम बहुत लार्ज होते हैं और हमारे स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। तो आज के टॉक में मैं इसी पे चर्चा करना चाहूँगी। आप इस सब्जेक्ट में क्लासरूम एज अ सेफ स्पेस किन किन पहलुओं पे कौन सी बात आप कहना चाहती है? यस सर, कहेंगी जी। तो जैसा मैं अभी कह रही थी कि डिफिनीशन तो बहुत आसान होती है, दो सेंटेंस में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये पहलू इसके बहुत हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। मैं एज अ टीचर ये भी कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि मैं कुछ पहलुओं पर रोशनी आज डाल पाऊँ, कुछ पहलू रह जाएं, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे होपफुली। तो आज की टॉक में मैंने कुछ पहलू लिए, तो कुछ एंगल्स से मैं देख रही हूँ। जैसे आज मैं देखूंगी इसको इक्वालिटी और इक्विटी के एंगल से, क्या दोनों सेम है। तो पहले मेरा सबसे पहला चर्चा इस एंगल से होगा। फिर मैं इसे देखूंगी डाइवर्सिटी के एंगल से, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, आप अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आपके क्लास में होते हैं। फिर हम इसे देखेंगे जेंडर के एंगल से देखेंगे, एबलिज्म के एंगल से देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, और हम इसे कास्ट और रिलीजन के एंगल से देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सोसाइटी में वो भी एक एंगल है, बहुत कॉमन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ओवरऑल मेंटल हेल्थ के एंगल से भी इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। ठीक। तो हम पहले क्यों ना इक्वेलिटी एंड इक्विटी के बारे में हम बात करें। आपको कुछ स्लाइड शेयर करनी है या मैं कर दूं? हाँ, मैं करना चाहूँगी सर, जस्ट अ सेकंड। ठीक। हाँ, तो मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगी कि इक्वलिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये स्लाइड दिखाना चाहूँगी आपको। इक्वालिटी एंड इक्विटी, व्हाट डज क्लासरूम्स लुक लाइक। तो देखिए, जब हम इक्वालिटी यानी बराबरी की बातें करते हैं, तो हम सभी शिक्षक, हम सभी टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि हम सब बच्चों को समान व्यवहार करें, किसी में भेदभाव ना करें। ये बहुत कॉमन है, बोला जाता है ना सर। तो लेकिन क्या इस पे थोड़ा इसको गहराई से देखिए, इस तस्वीर को देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। तो बाईं तरफ जो तस्वीर है उसमें 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक लड़का है और एक बच्चा है जो कि स्पेशल नीड चाइल्ड है। तीनों को समान रूप से बिहेव किया जा रहा है, तीनों को किया गया है, तीनों को एक साइज के बॉक्स दिए गए हैं। कोई भेदभाव है कहा जाएगा नहीं है, नहीं। लेकिन क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? क्या तीनों गेम देख पा रहे हैं? नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए एज टीचर्स इतना ही काफ़ी नहीं होता है कि हम दूसरों के साथ भेदभाव ना करें और क्लास में सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। कभी कभी अलग व्यवहार करना होता है। अलग व्यवहार सुनने में लग रहा है कि अरे ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप जब दाएं तरफ की जो पैनल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर नीड सपोर्ट दिया गया है। जैसे जो स्पेशल नीड चाइल्ड है जो व्हील चेयर पे है, उसको हमने एक रैंप दिया, तब वो भी देख पा रहा है। जो गर्ल थी उसको हमने 2 बॉक्सेस दे दिए, और
देयर इज अ बॉय हु वाज टॉल, वो पहले ही लंबा था तो उसको जरूरत ही नहीं थी इस सपोर्ट की, ठीक है। तो अब रिजल्ट सेम है, तीनों को गेम दिख रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव अभी भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमने अलग तरह से सपोर्ट बदल दिया। तो इस तस्वीर को मैंने यहाँ पे आपको इसीलिए दिखाया है कि इस तस्वीर के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि इक्वालिटी इज नॉट इनफ। अभी के दौर में इक्वालिटी करना, सेम व्यवहार करना काफ़ी नहीं रह गया है। अगर हमारे क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो हमें अलग अलग सपोर्ट देना पड़ेगा हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से। इक्वालिटी और इक्विटी इसलिए भी ज़रूरी है, टीचर्स के लिए समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके अपने अधिकारों के लिए भी ज़रूरी है। आपका जो वर्क स्पेस है, स्कूल या कॉलेज या कोई कंपनी जहाँ यही बच्चे आगे जाके काम करेंगे, वहाँ भी इक्वालिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं और इसीलिए सबको अलग अलग सपोर्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बड़े लोगों का यानी टीचर्स की ज़िंदगी से एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैटरनिटी लीव का इशू है, तो मैटरनिटी लीव इज नॉट रिक्वायर्ड बाय मेन। तो क्या हम ये स्लाइड हम रुका सकते हैं अभी या आगे दिखाना है, दूसरी कंटिन्यू करना है? मैं बस उस आगे जाऊंगी सर, इससे आगे बढ़ूंगी। तो आप अपनी जिंदगी से, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि टीचर्स इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे अपने लाइफ से कि हम बड़े लोगों को भी अलग अलग सपोर्ट की जरूरत होती है। उसी तरह आपने कुछ लीव के बारे में कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं मैटरनिटी लीव के एग्जाम्पल दे रही थी कि मैटरनिटी लीव क्यों दी जाती है। सबको जरूरत नहीं होती है उसकी, जिनको जरूरत होती है उनको दी जाती है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि भेदभाव किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उन टीचर्स को या उन एम्प्लॉयज को सपोर्ट दिया जा रहा है जिनको उनकी जरूरत है। तो आगे कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं दिखाऊंगी आपको ताकि इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर किया जा सके। देखिए, हमारा क्लासरूम या हमारा समाज, क्योंकि हमारा क्लासरूम हमारे समाज का ही एक छोटा सा हिस्सा, माइक्रोकॉज्म होता है, तो हमारा समाज ऑटोमेटिकली इनइक्वल समाज है, इनइक्वालिटी समाज में है। इस तस्वीर को आप देखिए तो एक बच्चे को फ्रूट मिल रहा है, एक बच्चे को नहीं मिल रहा है, अनइक्वल एक्सेस है। तो हमारे क्लासरूम में ऐसे ही बच्चे आते हैं। ये इसके बारे में जरा बताइए, पीछे का स्लाइड दीजिए मैम। जी सर। ये जो ट्री है, इस पिक्चर के माध्यम से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये अनइक्वालिटी है? अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा है सर। ये इस फोटो को प्लीज आप लोग गौर से देखिए। तो ऐसा है कि इसमें इत्तेफाक से फ्रूट इधर है और पेड़ इस तरफ झुका हुआ है जिधर एक बच्चा है बाएं साइड में। तो उसको आसानी से फ्रूट मिल रहा है, फ्रूट इत्तेफाक से उधर फ्रूट गिर भी रहा है। तो यूं कह ले, इसका एग्जाम्पल यूं हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा है और वो ज्यादा वेल ऑफ बैकग्राउंड से है, बहुत ही पढ़े लिखे परिवार का है, तो उसको कहीं ना कहीं आगे की पढ़ाई करने में ना तो पैसे की प्रॉब्लम होती है ना सपोर्ट की प्रॉब्लम। दूसरी तरफ के बच्चे को देखिए, उसके पेड़ उसके उल्टी तरफ झुका है और उस तरफ फ्रूट भी नहीं है। तो मान लें कोई बच्चा है जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ पैसे की भी कमी है और सपोर्ट करने वाले अभिभावकों की भी कमी है, फैमिली मेम्बर्स की भी कमी है, तो उसका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको थोड़ा अलग सपोर्ट दें। ठीक है, मैं क्लियर हूँ यहाँ पे? या नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि मैं उस पिक्चर को मैं क्लास में जोड़ना चाहता था। जी सर, अच्छा सर। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इक्वालिटी से क्या फर्क पड़ता है और इक्विटी से क्या फर्क है। तो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि सबके साथ बराबर व्यवहार करना है, तो इक्वालिटी का अगर फॉलो किया जाए क्लासरूम में, आप स्लाइड में ऊपर की तरफ जो फर्स्ट पिक्चर है उसको देखिए। दो बच्चे हैं, दोनों को एक साइज की सीढ़ी दे दी गई है, मगर चूंकि सर ने जैसा अभी पूछा था, मगर चूंकि पेड़ ही इधर झुका हुआ है तो अभी भी एक बच्चा आसानी से उस पेड़ को, फलों को तोड़ पा रहा है, दूसरा बच्चा नहीं तोड़ पा रहा। क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में इसको ले जाइए तो ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी अंग्रेजी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ पहले से है, उसके घर में लोग बोलते हैं, अगर आप उसे कोई बुक देंगे, स्टोरी बुक देंगे, तो वो उसको पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा ऐसे परिवार से है जहाँ कहीं आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता, घर में नहीं बोलते हैं, उसे अगर हम एक स्टोरी बुक दे देते हैं कि लो खुद से पढ़ो, तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वो लॉस्ट फील करेगा क्लासरूम में, नेचुरली उसका ध्यान भटक जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो यानी उसको हमने जो उसको जो हमने किताब दी वो उसके ज़रूरत के हिसाब से सही नहीं थी। बराबर। तो क्या कर सकते हैं ऐसे में टीचर्स? ऐसे में टीचर्स डिफरेंशिएटेड लर्निंग पे आ जाए
तो आप नीचे वाली फोटो देखिए जिसमें एक बच्चे को एक सीढ़ी दी गई है, बाईं तरफ वाला जो बच्चा वो आसानी से फलों को तोड़ पाता है, दूसरे बच्चे को थोड़ी ऊंची सीढ़ी दे दी गई है, उससे क्या फायदा हुआ, अब वो भी आसानी से फल तोड़ पा रहा है ना। कस्टमाइज टूल उसमें लिखा है फोटो में, आप देखिए कि कस्टमाइज टूल्स दैट आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इनइक्वालिटी। यानी अब अगर हम एक ही क्लासरूम में रीडिंग सिखा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना, तो जिस बच्चे का हाई लेवल है उसको हम हाई लेवल की किताब दे देंगे, मगर जिसका लेवल थोड़ा कम है उसको हम हाई लेवल की बुक्स नहीं देंगे, उसे हम उसके लेवल की बुक्स देंगे ताकि वो उसको आसानी से पढ़े और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब वो धीरे धीरे लैंग्वेज को इम्प्रूव करेगा। तब वो बच्चा क्लासरूम में ऐसा फील करेगा कि वो क्लासरूम में उसकी भी जगह है, दूसरों के स्टैंडर्ड से उसको नहीं चलाया जा रहा है। आई होप कि मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए यहीं पे एक्चुअली हम लोग चूंकि टीचर्स हैं तो हमारा एक फर्ज और भी बनता है, जैसा सर मुझे इंट्रोड्यूस कराते वक्त कह रहे थे कि हम टीचर रिसर्चर्स हैं, तो हमें सिर्फ अपनी क्लासरूम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना है बल्कि सवाल भी पूछने हैं। तो सवाल ये उठता है, अब इस तस्वीर को आप फिर से ध्यान से देखिए कि ये तो पेड़ ही झुका हुआ है एक तरफ, इसको कैसे बदला जा सकता है, हाउ कैन वी करेक्ट दिस सिचुएशन। तो अब आती है बात जस्टिस की, जो कि इक्विटी और इक्वालिटी से एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जस्टिस का कॉन्सेप्ट जिसमें है कि ओवरऑल सिस्टम को ही हम लोग किसी तरह सुधारें कि ये जो इनिशियली जो डिफरेंस थे बच्चों में वो ना रह जाए। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं टीचर्स के, अगर हम हाई स्कूल की टीचर्स की बात करें या कॉलेज की टीचर्स की बात करें, तो चूंकि हमारी पूरी सोसाइटी का जो एक सिस्टम है वो बहुत जस्ट बेसिस पे सोसाइटी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी में जेंडर को लेके, सोशल स्टेटस और वेल्थ को लेके अलग अलग डिफरेंसेस हैं, कास्ट और रिलीजन के भी डिफरेंसेस हैं। उसे हम शायद क्लासरूम के बाहर फिक्स करने में वक्त अभी लगेगा, अगर हम चाहें तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, मूवमेंट है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्लासरूम के अंदर चूंकि आपका इन्फ्लुएंस है, हम सभी टीचर्स अपने अपने क्लासरूम में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो एटलीस्ट क्लासरूम के अंदर हम कोशिश करें कि हम सिस्टम को जस्टिस की तरफ ले जाएं। अब आप देखें तस्वीर में ध्यान से कि अब ये पेड़ को लकड़ियां लगाकर सीधा किया गया है, दोनों बच्चों को बराबर सेम सीढ़ी आपने दी है तो भी दोनों को फल मिल पा रहे हैं, एक को ऊंची सीढ़ी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्लासरूम इज अ जस्ट स्पेस। मगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि एक्चुअल क्लासरूम्स आर नॉट जस्ट स्पेसेस, यानी एक्चुअल जो क्लासरूम होते हैं रियल, जिसमें मैं और आप जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो वैसे स्पेसेस होते नहीं हैं। इसीलिए हमें वापस इस कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, इक्वालिटी और इक्विटी के डिफरेंस को समझना होगा। हम सभी की एक कोशिश। जी सर बोलिए। आपने जो बताया सही एग्जांपल दिए, लेकिन थोड़ा लास्ट का स्लाइड लीजिएगा। हाँ, क्या इसको हम ज्यादा टाइम हम पेड़ को सीधा करने में लगाने की वजह से बच्चों को इस तरफ लाने की कोशिश करें तो हो जाएगा? क्या लगता है आपको? किस तरफ लाने की कोशिश करें सर? ठीक ठीक। मैं समझ नहीं पाया, आप फिर से सवाल पूछिए सर, मैं बता। ये जो दो बच्चे दिखाई दे रही है, एक राइट साइड की सीढ़ी है, एक लेफ्ट साइड की, और पीछे का स्लाइड लीजिएगा जी। उसमें जो पेड़ है वो झुका हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसे सीधा करने में हमें टाइम लगता है। मेरा सवाल है ये, हाँ, तो क्यों ना हम बच्चों को इस तरफ से खड़ा करने के लिए कोशिश करें, बच्चों को इस तरफ पे लाने की कोशिश करने के बाद हमें थोड़ी सफलता जल्दी मिल सकती है। क्या आपको लगता है? इस तरफ, बाईं तरफ? या हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए ये मैं एग्री करती हूँ, यही मैं कह रही थी कि क्लास, क्योंकि आपने अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड में आपने उस पेड़ को बहुत लकड़ियां लगाई है, रस्सी से खींचा है। हाँ हाँ, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और जैसा मैं कह रही थी कि क्लासरूम्स भी माइक्रोकॉज्म है, सोसाइटी का ही पार्ट है, अकेले हम सब नहीं कर पाते हैं, थोड़ा टाइम भी लगता है और कभी कभी नहीं हो पाता। वापस आती हूँ सर के सवाल से। सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस तरफ जो बच्चा खड़ा है, जिसको हमने ऊंची सीढ़ी दी है, वो भी इस तरफ आ जाए? सॉरी टू से सर, वो हमेशा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ क्लासरूम अगेन सोसाइटी का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में 7-8 घंटे अपने स्टूडेंट के साथ बिताते हैं और आप उसको इक्विटी देते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया, आप उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं,
लेकिन जब वो बाकी समय में अपने घर जाता है, तो मैं बहुत सीधा सा एग्जांपल देती हूँ, एक कॉमन एग्जांपल, कि जो एफ्लुएंट, रिच और अच्छे उस तरह के परिवार के बच्चे हैं जिनके पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं और घर में फैमिली मेंबर भी सपोर्टिव हैं, उन बच्चों को घर जाके पढ़ने का टाइम मिलता है, पढ़ने के रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन एक बच्चा जो मान लीजिए जो गरीब परिवार से है या फिर किसी ऐसे परिवार से जहाँ उसके फैमिली मेंबर उसको समय या सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि वही बच्चा घर जाके काम करता है या किसी का केयर टेकर होता है, उस बच्चे का जो पर्सनल टाइम है वो टीचर उसको बदल नहीं सकता है। तो वो जो पर्सनल स्पेस या पर्सनल टाइम घर पे बिताता है वो शायद उसमें पढ़ नहीं सका, उसने होमवर्क नहीं किया घर पे। तो अगेन हमें इक्विटी के कॉन्सेप्ट पे आना होगा, अगेन हमें उसको अलग तरह का होमवर्क देना होगा जो शायद वो स्कूल में ही बना ले, लाइब्रेरी में बना ले, क्लासरूम में बना ले, या हमें उसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा कभी कभी होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। वो शायद जो होमवर्क लोग एक दिन में कंप्लीट करें, हो सकता है वो बच्चा उस होमवर्क को 3 दिन में कंप्लीट करके लाए। तो थोड़ा हमें उस बच्चे के पर्सनल लाइफ को समझना पड़ेगा। ये इक्विटी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है सर, और हम लोग इसी चर्चा में इस पे बार बार वापस आएंगे होपफुली। हाँ जी, हाँ जी। आप से स्क्रीन शेयरिंग आप स्टॉप कर सकती है मैम। या श्योर, जस्ट अ सेकंड। ये आपको स्लाइड कब आगे बाद में देखनी है? अब इसमें बस एक स्लाइड है जो हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करेंगे, तब देखिए। मैम आपने बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में हमें बता दिया। और हमें जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, जब बच्चों के साथ रहते हैं, तो हर बच्चे को हम यानी कि जो एक्सपीरियंस देना है, जो उनकी क्वालिटी डेवलपमेंट करनी है, उनके लिए ना कि एक जैसा इंस्ट्रूमेंट देना या एक जैसा शिक्षा देना, इससे वो बच्चे, सभी बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके हमें बताया कि जिसको ज्यादा जरूरत है, जिसकी जरूरत है वो उसे दीजिए और आप सबके सामने ला जाइए। आपने बात करते करते डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। जी बिल्कुल। हाँ, तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जी, डाइवर्सिटी शब्द आपने बहुत सुना होगा, इंडिया में अक्सर यूज होता है, स्लोगन में यूज होता है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत ही नहीं, यूं कह लीजिए कि ग्लोबल लेवल पे, विश्व के लेवल पे भी देखिए तो हमारा विश्व बहुत डाइवर्स है, वर्ल्ड, और भारत भी एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। अलग अलग कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी, रीजन के लोग आपके क्लासरूम में हो सकते हैं, वो डिपेंड कर सकता है। रूरल, अर्बन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं जो रूरल एरियाज में है, तो हो सकता है कि उसमें सिर्फ उसी एरिया के बच्चे पढ़ते हों। हो सकता है कि उनका कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज सब सेम हो। लेकिन ऐसा भी होता है, और मुझे यकीन है कि आज जो हमें जो टीचर्स सुन रहे होंगे उसमें कई टीचर्स के साथ ऐसा होगा कि जिन बच्चों को वो पढ़ाते होंगे उस क्लास में कई मदर टंग होंगी, कई मातृभाषाएं होंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर और स्टूडेंट की मातृभाषा अलग अलग होती है, रिलीजन अलग होता है, कल्चर अलग होता है, और अर्बन रूरल डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं पटना में रही तो थोड़ा अर्बन एरिया की लाइफ मेरी रही। अभी मैं जहाँ पढ़ाती हूँ, जगजीवन कॉलेज गया में, वहाँ रूरल एरिया के बच्चे बहुत आते हैं। तो एक्सपीरियंस होने के बावजूद और रियलिटी में पेडागोजी पे काम करने के बावजूद मुझे 1 साल लगा अपने स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट होने में। तो उस डाइवर्सिटी को जब मैंने मान लिया, मैंने एक्नॉलेज किया कि मेरे स्टूडेंट जो है वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी ज़रूरतें और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस मुझसे अलग हैं, तो मैंने उनको समझना शुरू किया। ये मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ जो मेरा चैलेंज रहा है। तो उस डाइवर्सिटी को जब मैंने एक्सेप्ट किया कि इस क्लासरूम में बच्चे दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से इनका अलग एक्सपीरियंस रहा है, तब हमने आपस में जुड़ना, कनेक्ट करना शुरू किया। तो डाइवर्सिटी की बात जब करते हैं तो कोई भी इंडियन क्लासरूम होगा, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे यकीन है कि वो यूजुअली बहुत डाइवर्स होता है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि उसमें रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर सबकी डाइवर्सिटी होगी, इथनिसिटी की डाइवर्सिटी भी होती है ना। तो जब हम इस पे आएंगे, इस डाइवर्सिटी की बात करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि हम सिर्फ टीचर नहीं, टीचर रिसर्चर हैं, तो हम प्रॉब्लम के एंगल से देखेंगे।
तो प्रॉब्लम ये होती है कि क्लासरूम में आप मान लीजिए अलग अलग रीजन के बच्चे हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, कुछ साउथ इंडिया से हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया से हैं, एंड लेट अस अज्यूम कि वो दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसा होता है कि स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को स्टीरियोटाइप किया जाता है फेशियल फीचर से, स्किन के कलर से, है ना, आंखों के शेप से। तो हमें कोशिश ये करनी होती है, और ये हमें पता है, आप सभी टीचर इससे अवेयर होंगे कि हम क्लासरूम में इस बेसिस पे लोगों के, बच्चों की जो फीचर्स हैं, चेहरे के फीचर्स हैं, स्किन का कलर है, उनका धर्म है, इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बराबर। प्रॉब्लम क्या होती है सर? प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी वो सिर्फ टोकनिज्म बन के रह जाता है, यानी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात कर रहे होते हैं उसकी। हम जब क्लासरूम का फोटो लेते हैं, ग्रुप फोटो, तो हम कहते हैं कि हमारा क्लासरूम डाइवर्स है, इसमें सभी तरह के बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल क्लासरूम स्पेस जो होता है वो सभी बच्चों के लिए बराबर नहीं, बराबर सेफ नहीं होता है। अब जैसे मैं कुछ मुश्किल सवाल आपको पूछ के दिखाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए। जैसे देखिए, डाइवर्सिटी के एंगल से अगर आप अपने क्लासरूम को देखते हैं तो सवाल बनता है कि आप इस क्लासरूम में कौन कौन है। तो इस क्लासरूम में साउथ इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं और नॉर्थ के भी हैं। इसका मतलब ये क्लासरूम बहुत अच्छा है, इसमें सभी लोग, ठीक यानी है। कि हम अगर हमारे स्कूल का देखेंगे तो हमारे स्कूल में सभी एरिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा हाँ, हम सोच रहे या हैं। अमीर बच्चे भी हैं, छोटा मिडिल उदाहरण लिया क्लास हम, भी हैं, गरीब भी हैं, गरीब भी हैं, सभी सब सब। सभी सोशल बैकग्राउंड में। या बहुत या अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगला सवाल आप देखिए, इक्विटी की बात हमने की थी, तो इक्विटी के एंगल से हम सवाल क्या पूछेंगे, इस क्लासरूम में कौन आने की कोशिश कर रहा है और उसे आने नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल है, ये ज्यादा बड़ा प्रश्न है। जो आ गया वो तो ठीक है, वो बिलोंग करा, वो दिख रहा है कि डाइवर्स है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिसको इस क्लासरूम में स्पेस नहीं मिलता है। जैसे आप हिंदुस्तान में और भी अदर कंट्रीज में बहुत सारे मेथड होते हैं एडमिशन के, और बहुत कॉमन मेथड है ये कि आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है। Is it to select the intelligent student or is it to discriminate against certain students? ये सवाल उठता है ना। किन बच्चों को उस क्लासरूम में बिलोंग नहीं करने दिया जा रहा है, ये प्रश्न एक टीचर को, और टीचर को भी और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा जाना चाहिए। ये है इस डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, यही है। सिर्फ दिखावे के लिए डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, सच्चे माने में होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। और एक सवाल ये होता है कि जैसे अब सभी बच्चे क्लासरूम में आ गए, और जैसा मैंने कहा था कि सेफ स्पेस का मतलब है कि सभी की आवाज़, सभी के थॉट को शेयर करने का मौका मिलना चाहिए उस क्लासरूम में। सभी बच्चे उसमें ऐसा फील होना चाहिए कि सब बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सुनने में लगता है कि क्या सबकी आवाज़ सुनी गई इस क्लासरूम में, सभी को बोलने का मौका दिया गया? ये प्रश्न उठता है। जवाब है हाँ, दिया गया। तो क्या आपका काम पूरा हो गया? नहीं, इससे भी गहरा एक सवाल है, अगला सवाल है, उसको ध्यान से सुनिए कि सभी की आवाज सुनी गई, सभी को बोलने का मौका दिया गया, मगर किसके ओपिनियन, किसकी बात को माना गया, किसकी बात को ज्यादा वैल्यू दिया गया? बहुत 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 बढ़िया आपने मैम, बहुत बढ़िया कहा कि सभी का आपने सुन लिया, लेकिन किसके जिन्होंने जो एक्सप्रेशन किया था किसको स्वीकार किया, किसकी बात आपने मानी? या ये इसी को छोटे से एग्जाम्पल से आगे बढ़ाती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में सजेशन दिया जा रहा है डेकोरेशन को लेके, तो कुछ बच्चों ने अलग अलग सजेशन दिया और कुछ बच्चों ने अलग। तो टीचर हमेशा 2-3 ही बच्चों की बात मानते हैं या एक पर्टिकुलर बच्चे की मतलब ग्रुप की बात मानते हैं? अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो टीचर्स को चाहिए कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, अपने आप से पूछें कि कहीं मैं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा हूँ किसी की बात, है ना। तो आइडियाज अगर आप सभी बच्चों से, सभी ग्रुप से ले रहे हैं, तो फिर सभी के आइडियाज को बराबर महत्व भी दीजिए। ये हम सभी टीचर का फर्स्ट बनता है, और इट्स नॉट इजी टू डू, दिक्कत होती है ऐसा करने। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा सवाल है कि जो क्लासरूम का जो माहौल है, क्या सभी को सेफ लगता है, दोनों जेंडर के बच्चों को, या मतलब सभी जेंडर के बच्चों को, या सभी बैकग्राउंड के बच्चों को? जो पावरफुल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो शायद अपने एरिया में, आप ये मत भूलिए कि आपका स्कूल किसी एरिया में होगा, है ना,
तो उस एरिया में कुछ पावरफुल लोग रहते होंगे, या उस शहर में कोई रिच फैमिली का बच्चा होगा जो आपके यहाँ पढ़ता होगा, तो क्या उसको सेफ लगता है? तो क्या उन बच्चों को भी उतना ही सेफ लगता है जो थोड़ा अलग बैकग्राउंड के हैं, पुअर हैं, उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं? ठीक है, तो ये एक सवाल है, क्या सबको बराबर लगता है? लेकिन अब उससे भी बड़ा एक सवाल बनता है जो अगला अगेन गहरे लेवल पे जाके पूछा गया सवाल है कि किसकी सेफ्टी और किसके कंफर्ट को, किसके आराम को, किसकी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए आप दूसरों को दबा दे रहे हैं क्लासरूम में? क्या कहीं आपसे, कहीं हम टीचर्स ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि किसी की बात को सुनने के लिए और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए हम दूसरे कमजोर वर्ग के, कमजोर क्लास के बैकग्राउंड के बच्चों को दबा रहे हैं अपनी क्लास में? ये सवाल हम सबको अपने आप से, मुझे भी, हम सबको अपने आप से हमेशा पूछते रहना चाहिए लगातार, तभी हम अपने क्लास को एक सेफ स्पेस बना पाएंगे। जरूर मैम, आपने बात करते करते आपने जेंडर के बारे में भी आप बात कर रही थी, तो मैं आपको आगे लेके जाऊंगा कि जेंडर के दृष्टिकोण से आप इस विषय को, यानी कि क्लासरूम सेफ एज अ स्पेसेस, क्लासरूम एज अ सेफ स्पेसेस, इसको आप किस तरह से देखती है जेंडर के हिसाब से? बिल्कुल, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। देखिए, जेंडर का इशू आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। आप लोग अक्सर इसके विषय में अलग अलग रिपोर्ट्स या सजेशंस पढ़ते रहते होंगे, और मैं मानती हूँ कि मैं मानती हूँ और ये लाजमी माना जाता है कि इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो हम सभी के अंदर, हम जो टीचर्स हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं अपने अंदर उस बायस को, उस भेदभाव को ना रहने दें, लेकिन चूंकि हम इस समाज के हिस्से हैं तो हो सकता है हमारे अंदर भी वो रह जाए। तो अभी जो मैंने वो बात कही थी वही कि हमें लगातार आत्मविश्लेषण, जिसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है कई जगहों पे। जब हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो गेस्ट को बुके देते हैं। मैंने देखा है कि बुके हमेशा गर्ल्स देती हैं, लड़कियां देती हैं, लड़कियां नहीं रहती हैं तो फीमेल टीचर्स देती हैं। वाई दिस जेंडर्ड रोल, मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि बुके जब देना है, आदर करना है, तो वो मेल भी मेल को दे सकते हैं, कोई भी किसी को दे सकता है, आदर की बात है, इसमें जेंडर नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है। और ऐसा मैंने सुना कि एक सीनियर प्रोफेसर कह रहे थे कि जहाँ पे एक मीटिंग थी, इंजीनियरिंग कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ थोड़ा कम होती हैं, तो कोई लड़की अवेलेबल नहीं थी उस वर्कशॉप में। तो उन्होंने कहा कि किसी लड़की को बुलाओ, किसी गर्ल्स को बुलाओ ताकि वो बुके दे। आप सोचिए ये कैसी बात है, वहाँ पे स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट भी थे, वो भी बुके दे सकते हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन मुझे उससे रियलाइज हुआ कि अब बहुत एजुकेटेड होने के बावजूद हम सबके अंदर छोटे छोटे बायसेस जेंडर को लेके रह जाते हैं। हम जेंडर रोल फिक्स कर देते हैं कि फूल वही दे सकती है ना? आप इस पे आप सोचिएगा। दूसरा एग्जाम्पल इससे जुड़ा हुआ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लड़कों के बारे में ये हमेशा बायस रखते हैं, बॉयज़ है, स्पेशली हाई स्कूल के बॉयज़ के बारे में, कि वो शरारती होते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो बदमाशी ही करते हैं। जब हम इस बायस के साथ उस क्लासरूम में जाते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं जो हमारा रिजल्ट है, जो पढ़ने का जो ग्रेड है, या क्लासरूम का जो माहौल है, सब कुछ अफेक्टेड होगा ना, क्योंकि हम एक बायस के साथ उस क्लास में गए। तो मैं ये मानती हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूँगी कि हम सभी टीचर्स को अपने अंदर के जेंडर बायस को निकाल के क्लासरूम में जाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी व्यूड एज इंडिविजुअल्स, कि वो एक इंडिविजुअल है, उसको आप अच्छी तरह समझिए और फिर स्कूल में भी हम जब स्कूल में जब प्राइमरी स्कूल होता है, कि महाराष्ट्र में तो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूलों के लिए पियोन नहीं होता है या अन्य काम करने के लिए कोई नहीं होता है, तो हम सुबह सुबह जब क्लास साफ करना पड़ता है तो लड़कियों को हम उसको झाड़ू मारने के लिए बोलते हैं। अच्छा सर, अच्छा ये ज्यादा से ज्यादा ये होता है, और जी, हम नहीं बोले तो भी ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में अगर हर एक, अभी जितने भी टीचर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो खुद को पूछ सकते हैं कि क्या मेरे क्लास में बच्चे भी झाड़ू लगाते हैं या लड़कियां भी झाड़ू लगाती है? अच्छा तो मेरा तो कहना ये है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर का आंसर यही होगा कि लड़कियां ही झाड़ू लगाती है। तो तो आपसे हम हम्म, हेलो, हेलो,
हेलो, कैन यू हियर मी हाँ, सर? जी, शायद उन्हें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया हुआ है। ओके ओके, तो मैं, आप सुन सकते हैं मुझे नारायण सर? हाँ हाँ, मैं सुन सकता हूँ, बोलिए ना। ओके, तो मैं तो जाकर, वो ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा जनरली देखा जाता है कि कुछ प्राइमरी स्कूलों में भी ऐसी मान्यता है कि कुछ काम है वो लड़कियां ही करेंगी और कुछ काम है वो लड़के ही करेंगे। अच्छा अच्छा, तो इस बारे में भी आप क्या कहेंगे हाँ आगे? सर, हेलो। सर इज लाइव बैक। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, मैं सुन पा रही हूँ आप। तो पूछना चाहते आपसे, हम तो ये सब सीख गए कि हमारे जो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनको बराबर का काम देना चाहिए। जी। मैम, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। मेरी हम्म, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपने बात करते करते एबिलिज्म के बारे में बताया था। बिल्कुल। तो उस पे हम क्यों हम चर्चा करेंगे, क्या है, वो क्या है, कैसा करना चाहिए, क्या करते हैं हाँ, इस उसमें? पे आते हैं सर। एबलिज्म जो शब्द है, इसका मतलब है कि एबल बॉडीड लोग जिनका जिनका फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह से कोई भी चीज़ एब नॉर्मल या डिफरेंट नहीं है, यानी जो समाज का परसेप्शन है, मेरे जैसे, मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरे जैसे लोग, मुझे ना तो कोई फिजिकली मैं चैलेंज हूँ, ना मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं कोई उस तरह के ऑब्वियस से, जैसे ऑटिज्म, तो मैं, मुझे माना जाएगा कि मैं एक एबल बॉडीड पर्सन हूँ। हमारा समाज, अगेन जैसे मैंने कहा कि हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी हैं, उसी तरह हमारा ही समाज नहीं, पूरा विश्व, हम लोग एबलिस्ट हैं, यानी हमने अपनी दुनिया को ऐसा बनाया है जो एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान के लिए, जिसके कोई फिजिकल चैलेंज ना हो और कोई मेंटल चैलेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ जब हम बिल्डिंग्स में जाते हैं, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स में, शॉप्स में, मॉल्स में आपको रैंप नहीं मिलेंगे व्हील चेयर के, तो आपको सीढ़ियों पे ही चढ़ के जाना होता है ना? तो हम बनाते वक्त इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं और इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसमें रैंप भी होना चाहिए। आखिर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, व्हील चेयर यूज़ करते हैं, वो कैसे आएंगे? तो एबलिज्म एक समाज की समस्या है, और स्कूल भी, आपके क्लासरूम का जो स्पेस है वो भी उससे अछूता नहीं रह गया है, उसमें भी है। जैसे ज़्यादातर क्लासरूम, हम सरकारी स्कूलों की यहाँ पर बात करें तो उस पर ही आ जाएं, सरकार बनवाती है अपने फंड से, तो क्या उसमें रैंप नहीं हो सकते हैं? जब बनवाया जाए तो कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मेरे अपने कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ भी, और अन्य सरकारी स्कूलों में जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ भी, मुझे याद नहीं है वहाँ पे रैंप थे, अभी भी रैंप नहीं है जहाँ काम करती हूँ। तो जब स्ट्रक्चर ऐसा है स्कूल का या कॉलेज की, आपकी बिल्डिंग ऐसी है जिसमें रैंप नहीं है, तो आप बिना बोले एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं उन बच्चों को, जो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको आप मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट वेलकम, ये स्कूल आपके लिए नहीं है, ये जगह, ये स्पेस आपके लिए नहीं है। तो अब हम सब ये सोचें कि इस तरह तो हमने एक रॉन्ग एग्जाम्पल या एक रॉन्ग मैसेज भेज दिया कि अब ये स्पेस तुम जैसे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। मैं अ, आपको मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से अभी पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जितने ही सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालय होंगे, उसमें अभी रैंप बनवाए हैं। ये अच्छी बात है सर। जी जी। और मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट स्कूलों में तो होना ही चाहिए, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के अंतर्गत हम्म। जो स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनके लिए रैंप बनवाया है। अच्छा, तो मेरा ऑब्जर्वेशन सर बिहार तक लिमिटेड है, क्योंकि मैं ज़्यादा बिहार में ही रही हूँ और यहाँ पे ट्रैवल करती हूँ। तो अभी मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे गया में मैं ट्रैवल करती हूँ, अपने कॉलेज भी जाती हूँ और अन्य स्कूलों को भी देखती हूँ, वहाँ पे ये फैसिलिटी अभी नहीं है। तो आई रियली होप, आई सिंसियरली होप कि समय के साथ एटलीस्ट सभी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में ये फैसिलिटी आए। तो ये तो एक स्ट्रक्चर की बात हो गई सर, लेकिन एबलिज्म से जुड़ी हुई एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही शिक्षकों के अपने अंदर, और जो क्लासरूम है, क्लासरूम में और बच्चे आते हैं, उनके अंदर भी ये वाली भावना जो है, ये बायस जो है, अपने अंदर से निकालना होगा कि स्पेशल नीड बच्चे जो हैं वो दूसरों से थोड़े कम होते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में चलती रहती है। और हमने ये भी देखा है कि स्पेशल नीड बच्चे जब एजुकेशन हासिल करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये साबित करना पड़ता है कि वो दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट या ज़्यादा मेहनती हैं। मेरे हिसाब से ये एक डिस्क्रिमिनेशन है।
क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा ज़रूरत से दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, दूसरों से ज़्यादा मेहनती हो, तभी उसको पढ़ने को मिले। क्योंकि हम किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक नॉर्मल एबल बडीड बच्चे को, ये नहीं देखते कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसको नेचुरली स्कूल भेजते हैं। सिमिलरली जो भी बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, स्पेशल नीड चाइल्ड है, सबको स्कूल भेजना चाहिए। और जब हम भेजते हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट उसके लिए बहुत सेफ, बहुत वेलकमिंग होना चाहिए। उसके लिए क्लासरूम में शिक्षकों को कुछ बच्चों के साथ जो है सभी बच्चों को मिला के कुछ नियम बना लेने चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल रूल्स बना लेने चाहिए। इस पे मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगी जब मैं प्रैक्टिकल रूल्स की बात करूंगी। इससे जुड़ा हुआ एक और छोटा सा जल्दी से बोलना ये चाहूँगी कि अब मेंटल हेल्थ की तरफ से देखिए तो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं न्यूरोटिपिकल बच्चे, यानी उनको कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होती, कॉग्निटिव प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो न्यूरो अटिपिकल होते हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे होते हैं। और ऑटिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है जिस पे अभी स्टडीज़ चल रही हैं, और चूँकि वो मेरा एक्सपर्टीज़ एरिया नहीं है, इसलिए मैं उस पे आपको ऐसे कमेंट्स नहीं दे सकती हूँ जिससे आप ऑटिस्टिक बच्चों को पहचान पाएँ। मगर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के जो बच्चे होते हैं, उनकी ज़रूरतें अलग ज़रूर होती हैं नॉर्मल बच्चों से। लेकिन अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो आपको लगता है कि वो ऑटिस्टिक हो सकता है, तो आप उसको जो है क्लास से जोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। अगेन उसका यही तरीका है कि हम सब उसके बारे में ज़्यादा सोचें, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उनके पेरेंट्स को अपने साथ टीम की तरह मिला के काम करें। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता होता है कि इन बच्चों के क्या इश्यूज़ हैं। जब हम उनके पेरेंट्स के साथ एक टीम की तरह काम करने लगते हैं, तो वो हमें बताते हैं, और फिर जो है उन बच्चों का क्लासरूम बिहेवियर भी चेंज होता है, वो क्लास को ठीक। ठीक से डील करते हैं। मैम, आपने बात करते करते मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हम बात कर रहे थे, या वो एक टॉपिक था। तो मैं अभी कोरोना का पीरियड भी है, तो सभी का मेंटल डिस्टर्ब है, क्या करे क्या ना करे, कैसा होगा क्या होगा। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आज एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है, ये सभी के लिए है। बिल्कुल है। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं, अभी हाँ, तो हाँ, पेरेंट्स के लिए भी बन गई है, टीचर्स बिल्कुल के है। लिए भी बन गई है। हमारे लिए भी है, बिल्कुल हाँ, राइट। तो इस संदर्भ में आप क्या अपने विचार रखें, क्या विचार कहेंगे, क्या विचार है आपके? बिल्कुल मैं इस बारे में बात करूँगी सर। और एक और टॉपिक है जो कि इसमें एक और पहलू से मैं देखना चाह रही थी। क्या मैं उस पर पहले बात करके यहाँ पे आऊँ? कास्ट और रिलीजन के टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। या वो तो जरूर है। रिलीजन पे हम अभी अभी क्या करेंगे कि अभी हम ये इसको लेंगे, हम मेंटली को लेंगे, और उसके बाद ओके, रिलीजन की तरफ जाएंगे। ओके। और उसके कि बाद हम हिंदुस्तान में हैं जहाँ के कास्ट और रिलीजन मैटर करता है लोगों को, इंडिया में। तो मैं आती हूँ मेंटल हेल्थ पे आती हूँ। और मेंटल हेल्थ का जो इशू है सर, उस पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी सर ने जैसा कि कहा कि पैंडेमिक का टाइम है, हम सब अभी बहुत परेशान हैं। लेकिन जब हम फेस टू फेस क्लास पढ़ाया करते थे, तब भी हम सभी के अपने पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। एक शिक्षक भी जैसे दूसरे और जॉब करने वाले होते हैं, उस तरह हमारी भी प्रॉब्लम लगी रहती हैं। या फिर और चैलेंजेस जैसे बीमारियाँ, आपकी आपकी जो है पर्सनल चैलेंजेस, वो हमेशा बने रहते हैं। उसके बावजूद जो क्लासरूम है, उसको एज शिक्षक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो क्लासरूम को एक ऐसा स्पेस बना दे जहाँ सभी लोग इंक्लूडिंग टीचर खुद भी मेंटली सेफ फील करें और अपनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से जो है उनको कमी मिले। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, हमने अपने क्लासरूम्स को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया है। इस पे आप ध्यान दीजिए, आप सभी लोग। हम बच्चों को उनके मार्क्स और ग्रेड से जज करने लगे हैं। और इस बात को आप ध्यान से सोचिए कि क्या किसी भी ह्यूमन बीइंग को, इंसान को, उसके नंबरों से, उसके मार्क्स से, डिजिट्स से जज किया जा सकता है? क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ जैसे काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, सच बोलना, इन सब चीज़ों पे क्या मार्क्स दे सकते हैं? इन चीज़ों पे मार्क्स नहीं होते हैं। तो अगर हम किसी अपने क्लासरूम का ये माहौल बनाएं कि इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वो आप अच्छा ग्रेड लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम अनहेल्दी कंपटीशन क्लास में नहीं रखेंगे। हम बच्चे एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं या एक दूसरे को मार्क्स लेके प्रेशराइज करते हैं, नीचा दिखाते हैं। उस कल्चर को अगर हम अपने क्लासरूम से हटा दें,
ख़त्म कर दें। मैं स्किप पे बात करूँगी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगी। तो उसको आप एंटायरली जब धीरे धीरे हटाते हैं तो आपके क्लासरूम में एक कम्युनिटी बनती है बच्चों की। उसको मैं बोलती हूँ कि पीयर सपोर्ट कम्युनिटी बनती है। बच्चे एक दूसरे से अब कंपटीशन नहीं करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। अगर एक बच्चे का होमवर्क नहीं हो पाया है या उसको मार्क्स कम आए हैं तो दूसरा स्टूडेंट खुद ब खुद वॉलंटियर करता है या टीचर की हेल्प से वॉलंटियर करता है और उसको सिखाता है। पीयर लर्निंग होती है, हाँ। और पीयर सपोर्ट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि बच्चे अपने एज के बच्चों से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि टीचर तो उनसे एज में कहीं ना कहीं बड़े होते हैं, तो वो क्लोजनेस नहीं आती है। सो पीयर सपोर्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से हटने के लिए। और क्लासरूम का माहौल जो है, अगेन आई विल रिपीट दिस, कि इट शुड बी वेरी नॉन कॉम्पिटिटिव, इट शुड बी कोलैबोरेटिव। आप एक स्लाइड दिखाना चाहते थे। हाँ, इससे अच्छा याद दिलाया आपने सर ने। मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूँगी कि हाउ कैन यू बी अवेयर ऑफ योर, जस्ट अ सेकेंड, हाउ कैन यू बी अवेयर कि आपके स्टूडेंट की क्या नीड है ना। यस, आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। मेंटल हेल्थ चेक इन करके एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने देखा है आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। तो आप इस तरह से एक बोर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप मराठी, हिंदी, जिस लोकल भाषा में, जो भाषा बच्चों को पसंद हो उस भाषा में आप लिख दीजिए और लेवल बना दीजिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ मैं इंग्लिश में है तो मैं इसको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर इफ़ समबडी इज़ फीलिंग ग्रेट, आई एम ग्रेट, तो वो बच्चा इस पोस्ट इट नोट पे अपना नाम लिख के उस पर चिपका देता है। इन पोस्ट इट नोट्स में नाम नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बच्चों ने नाम पीछे की तरफ लिखे हैं। उससे फ़ायदा ये है कि बच्चों की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह सेफ रहती है। तो वो अपनी हालत, अपनी मेंटल स्टेट शेयर करते हुए उनको शर्म नहीं आती है, उनको डर नहीं लगता है। तो वो अपना नाम पीछे की तरफ लिख रहे हैं और बोर्ड पर चिपका रहे हैं। तो आई एम ग्रेट, उसके बाद आई एम ओके, जब वो ठीक है तो आई एम मैं का मतलब यहाँ इंग्लिश में है कि मैं अभी उतना ठीक नहीं हूँ, बीच बीच का हूँ, मेरा मूड अच्छा नहीं है। आई एम स्ट्रगलिंग, इसका मतलब है कि वो बच्चा हेल्प मांग रहा है आपसे, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो हेल्दी नहीं फील कर रहा है। आई एम हैविंग अ टफ टाइम एंड वुड नॉट माइंड अ चेकिंग, तो इसका मतलब है कि अब वो ओपनली यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि मुझे तकलीफ, मेरा टफ टाइम है, मुझे हेल्थ चेक, मेंटल हेल्थ चेक इन चाहिए। तो चेक इन का मतलब है कि हो सकता है वो आपसे सिर्फ बातचीत करे, आप टीचर हैं, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और हो सकता है कि उसको एक्चुअली कोई ऐसी रियल हेल्प चाहिए कि आप उसके पेरेंट्स से बात करें या उसके लिए कोई थेरेपिस्ट को ढूंढें। तो यू नो, एज टीचर हमें ज़रूरत है कि हम बच्चों से वहाँ पे चेक इन करें। और जो सबसे लास्ट है वो है आई एम नॉट डूइंग ग्रेट, जिसमें एक बच्चा ओपनली कह सकता है कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। तो इसमें एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को तुरंत आप उनसे बातचीत करके देखें कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ये जो है, ये बोर्ड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। ये एक सिंपल तरीका है बच्चों की मेंटल हेल्थ को जानने का, और इसमें उनकी आइडेंटिटी भी सेफ रहती है, किसी को पता नहीं चलता। प्राइवेसी के लिए आप इस बोर्ड का लोकेशन अपना ऐसा रखिए, अपने ऑफिस में रखिए, ऐसी जगह पे रखिए कि कोई दूसरे बच्चे आके इसको उठा के पढ़ ना लें, तो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। बराबर जी जी। मैम, आप बात करते करते ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन को आप किस तरह से क्लास में देखना चाहती है या हमारे सब्जेक्ट को कैसे जोड़ना चाहोगे आप? ये अच्छा सवाल है सर। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि हम अक्सर बोलते हैं कि मैं तो अपने बारे में, जब हम सभी लोग बात करते हैं तो हम बोलते हैं हम भेदभाव नहीं करते, हम सभी को समान मानते हैं। भाई इक्वालिटी की बात जो मैंने सबसे पहले की, अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी अलग ये होती है कि अभी अभी आप मैं थोड़ा दर्शक ऑडियंस को ले जाना चाहूँगी वर्ल्ड लेवल पे। तो अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में एंटी रेसिज्म कैंपेन चल रहे हैं, और वहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं वो रेसिज्म की जब बात कर रहे हैं तो वो सभी कलर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो स्पेशली बात कर रहे हैं एंटी ब्लैकनेस की, क्योंकि
सच्चाई ये है कि रेसिज्म सभी लोगों को फेस करना पड़ता है जब वो यूएस या यूके जैसे कंट्रीज में जाते हैं। तो आप भी जाएंगे, हम हिंदुस्तानी भी जाते हैं तो हमें फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारा स्किन कलर अलग है, ब्राउन है। तो लेकिन वहाँ पे एक अलग तरह का रेसिज्म होता है जो सिर्फ काले ब्लैक लोगों के अगेंस्ट होता है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा है एंटी ब्लैकनेस, और वो इस पे बात कर रहे हैं। तो इसी को जब मैंने पढ़ा तो मेरे सामने एक स्टेटमेंट आया, वो ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट सी कलर, मुझे कलर दिखते नहीं। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, और मैंने इस स्टेटमेंट को इस बात से जोड़ा कि हिंदुस्तान में हम लोग बोलते हैं कि मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, भेदभाव नहीं करता हूँ, आई डोंट सी कास्ट, आई डोंट सी रिलीजन, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू शुड बी एबल टू सी द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ योर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आपके स्टूडेंट जब आते हैं क्लासरूम में तो वो अपने सोशल स्पेसेस से आते हैं, वो अपने घरों, अपने सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी से आते हैं। हो सकता है क्लासरूम के बाहर जो उनके एक्सपीरियंस हुए हों, जो उनसे भेदभाव किया गया हो, उसका उनकी पर्सनालिटी पे असर पड़ा हो सकता है उससे उनको तकलीफ पहुंची हो, कुछ लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया हो, कुछ स्टूडेंट्स को गहरी उससे तकलीफ पहुंची हो, हर्ट हुई हो। तो जब वो बच्चे आपके क्लासरूम में आ रहे हैं तो वो अपना हर्ट, अपना वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अपनी पूरी पर्सनालिटी के साथ आ रहे हैं। तो जब क्लासरूम में हम सभी बच्चों को ऐसा एक जैसा, अगेन इक्वालिटी यानी बिना भेदभाव किए देखते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनके चैलेंजेस को नहीं देख रहे होते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये था, रिलीजन और कास्ट को कहने का मतलब ये था, ये एक बहुत ये एक अनकंफर्टेबल टॉपिक हो जाता है बात करने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक से कंफर्टेबल हो जाए, इस बात को माने कि सभी कास्ट या सभी रिलीजन के बच्चों का पर्सनल एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है क्लास के बाहर, वो अपने तकलीफ़ों और दुखों के साथ हमारे क्लास में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट है, नवंबर 2017 की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि एलिमेंट्री स्कूल से का जो ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उसमें 36.3% ओवरऑल इंडिया का ड्रॉप आउट रेट है, लेकिन उसमें दलितों का ड्रॉप आउट रेट 38.8% है और आदिवासी बच्चों का 48.2% है। मतलब लगभग आधे आदिवासी बच्चे एलिमेंट्री लेवल पे स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये बहुत, मेरे लिए बहुत शॉकिंग डेटा है कि लगभग आधे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। क्या ऐसा होता है उनके साथ कि उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है? तो ये इशू मैं यहाँ पे इसलिए लाई, कास्ट का, रिलीजन का, और अगेन आदिवासियों का स्पेशल केस, कि हमको एज टीचर्स बहुत अवेयर होना पड़ेगा हम सभी लोगों को कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कहीं क्लासरूम के बाहर जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है, उसका उस पर उन पर क्या असर पड़ता है। उनसे हम, पॉसिबल है तो हम उनसे इसको पूछें, उनसे ऐसा रिलेशन बनाए, बच्चों से इतना कम्युनिकेशन बनाए कि वो हमसे धीरे धीरे शेयर करें। एक और इंसिडेंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कभी ऐसा होता है कि हम जो हमारी जो ट्रेनिंग, कल्चरल ट्रेनिंग होती है, फूड को लेके, कपड़ों को लेके, रिलीजियस फेस्टिवल्स को लेके, कभी कभी अनजाने में हम अपने स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं हम जो खाते हैं हमारे स्टूडेंट वही खाते हों, या हम जिस तरह ड्रेसअप करते हैं हमारे स्टूडेंट करते हों। एज अ मुस्लिम मेरे साथ ये हुआ है, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि मैं ऐसे स्कार्फ पहनती हूँ, और समहाउ जब मैं मास्टर्स में थी तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि इस चीज़ को मेरे इंटेलिजेंस से भी जोड़ के देखा गया। क्लासरूम में अगर आप स्कार्फ लगा के एक इंग्लिश के क्लासरूम में जाते हैं तो आप, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि हमारे टीचर्स ने अज्यूम किया कि शी इज़ नॉट गुड एट लर्निंग, ये पढ़ने में अच्छी नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम टीचर्स को कभी भी किसी बच्चे के कपड़े से, हुलिये से, उसके रिलीजन से, उसके कास्ट से ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा या फिर मतलब वो मेहनती नहीं होगा। इन चीज़ों को अज्यूम नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम टीचर जो है, हम टीचर को हर बच्चे को हमारा प्लेन स्टूडेंट जैसा देखे, ना कि किसी की रिलीजियस या ना कि किसी की बैकग्राउंड की तरफ से हम देख के उसे पढ़ाए या उसको ध्यान दे या उसे उसके साथ हम बर्ताव करें। मैम, टाइम हो चुका है, 1 घंटा बीत गया है, आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। लेकिन हाँ मेरे हाँ पास और 2 क्वेश्चन है, हाँ और हाँ। उस क्वेश्चन के बाद हम व्यूवर्स के क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि व्यूवर्स के क्वेश्चन भी बहुत आए हुए हैं।
ओके, जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया था कि वुमेन ऑफ कलर इन ELT, ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में अभी तो मैं चाहता होता कि बहुत इसको टाइम दिया जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये क्या है वुमेन ऑफ कलर इन ELT। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। विमेन ऑफ कलर इन ELT एक मूवमेंट है जो हमने 2019 में शुरू किया है, और ये मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ हैं, इसकी मेंबर हैं, फाउंडर और लीडर भी हैं डॉक्टर परिसा मेहरान, और वो अभी जापान में है। शी हैज़ डन हर PhD फ्रॉम ओसाका यूनिवर्सिटी, ईरान की रहने वाली हैं। तो हम दोनों कहाँ के ईरान की रहने वाली हैं वो। हाँ, ईरान 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 से, अच्छा अच्छा। ईरान की रहने वाली हैं, लेकिन जापान में उन्होंने PhD की, अभी वहीं पढ़ाती हैं। तो हम दोनों ने ये शुरुआत इसलिए की कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का फील्ड है, आप में से बहुत से टीचर्स इंग्लिश की कॉन्फ्रेंसेस में जाते होंगे या इंग्लिश के जो जर्नल्स के आर्टिकल्स पढ़ते होंगे। ये फील्ड लार्जली बहुत ज़्यादा वाइट लोगों से डोमिनेटेड है, वाइट सुप्रीमेसी है इस फील्ड में अभी भी। होना ये चाहिए कि कोई भी फील्ड आप लीजिए, जैसा अभी हम क्लासरूम में बात कर रहे थे सेफ स्पेसेस की, उसी तरह जॉब के फील्ड में जब आएँ तो आप कितने कितने एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में और कितने मेहनत से अपना काम करते हैं, इसी बेसिस पे आपको जॉब मिलनी चाहिए। मगर सैडली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में ऐसा नहीं होता है। अभी भी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं चाइना से, थाईलैंड से, जापान से और भी बहुत सारी कंट्री से, जिसमें साफ लिखा होता है कि हमें इंग्लिश टीचर चाहिए और उनका पासपोर्ट जो है होना चाहिए US, कनाडा या फिर UK का होना चाहिए, और उसके उसके बाद ये भी लिखा होता है कि वो नेटिव स्पीकर्स होने चाहिए। तो इंग्लिश जो है वो अब UK की, इंग्लैंड की या फिर अमेरिका की भाषा नहीं रह गई है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और उसमें जो है नेटिव स्पीकर यानी जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, उसका अब वो कॉन्सेप्ट या वो वैल्यू नहीं रह गया जो बहुत पहले हुआ करता था, आज से 50-60 साल पहले। अभी जो है नॉन नेटिव स्पीकर्स जो इंग्लिश के हैं, उनका नंबर नेटिव स्पीकर्स से ज़्यादा है। रह गई बात इस चीज़ की कि उनका एक्सपर्टीज़ यानी कि पढ़ने पढ़ाने का एक्सपर्टीज़ या बोलने का, स्पीकिंग राइटिंग का एक्सपर्टीज़ क्या है, तो वो जो है वो भी कम नहीं है। आप अपने भारत में देखिए, हमारे भारत में बहुत सारे इंग्लिश के लिटरेचर के ऑथर भी हुए हैं, फॉर एग्जांपल अरुंधति राय। और भारत की जितनी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, तो बहुत अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स हुए हैं इंग्लिश के, लिटरेचर के भी और लैंग्वेज के भी। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत में तो वो नहीं दिखता है आपको। और के बाद मैंने डॉक्टर परिसा से डिस्कस भी की कि भारत में ये चीज़ बहुत नहीं दिखती है, हमें जॉब भी मिलती है, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता हमारे क्लर्क के बेसिस पे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहते हैं एज अ प्लीनरी स्पीकर, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी अभी भी है। हमारे इस मूवमेंट का मकसद ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे ब्लैक, इंडिजिनस और पीपल ऑफ कलर यानी ब्राउन स्किन वाले लोग हैं, या जो लोग अपने आप एनी पर्सन हु डज नॉट रिलेट टू बीइंग वाइट, वो सब लोगों को बराबर अधिकार मिले, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए जब जॉब की बात हो या फिर किसी प्रेजेंटेशन में, किसी कॉन्फ्रेंस में प्लेनरी स्पीकर या स्पीकर की तरह इनवाइट किए जाने की बात। मैम, अभी मैं आपको, इसमें कौन कौन ज्वाइन हो सकता है इस मूवमेंट में? जी थैंक यू, ये सवाल बहुत अच्छा है। हमने ये मूवमेंट 2019 में स्टार्ट किया था। तो जैसा कि हमेशा होता है कि मूवमेंट की शुरुआत में हमने कोशिश की समझने की कि हमारा मेंबर कौन बन सकता है, हम किस तरह आगे चल सकते हैं। तो शुरू में चूंकि ये नाम है विमेन ऑफ कलर इन ELT, इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ विमेन को एक्सेप्ट कर रहे थे। उसके पीछे कारण ये है कि ELT में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, वहाँ पे हायर पोजीशन पे मेल डोमिनेटेड है। तो हम फीमेल को, विमेन को आगे ले जाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं उनका। इसीलिए हम इसमें कोई भी वुमन जुड़ सकती हैं जो इंग्लिश पढ़ाती हों और अपने आप को ब्राउन, ब्लैक या इस तरह की इथनिसिटी से, कलर से जोड़ के देखती हूँ अपने स्किन कलर को, नॉन वाइट। सब वेलकम है, सब जुड़ सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लीडरशिप पोजीशन के लिए भी ओपन है। हमारे यहाँ दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरह, दूसरे ग्रुप की तरह ये नहीं है कि लीडरशिप पे कोई ख़ास लोग ही आ सकते हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस मूवमेंट को लीड कर सकती हैं तो प्लीज़ वेलकम, कम एंड जॉइन अस। मैं इसकी लिंक इस हमारे मूवमेंट का जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं सर को दूंगी, सर आपसे शेयर करेंगे और होपफुली मैं कुछ मैम देखने क्या उसका इस मोमेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है? ये अच्छा सवाल है सर। इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जो बात मैंने कही वही है, कोई पैसा नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है। हम हमेशा इसको फ्री रन करेंगे होपफुली फ्यूचर में भी। तो सिर्फ 2 शर्तें हैं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के फील्ड में काम करते हैं तो जुड़िए, क्योंकि फील्ड हमारा थोड़ा भी लिमिटेड है अभी। हो सकता है हम इसे आगे ले जाके फैलाएं, लैंग्वेज स्टडीज से जोड़ दें, मे बी साइंस से भी जोड़ें। तो ये हमने चूँकि शुरुआत की थी इसलिए छोटे ग्रुप से शुरुआत की थी, ELT के ग्रुप से। और दूसरी शर्त है वही कि आपको यू हैव टू बी अ पर्सन ऑफ कलर या ब्लैक पर्सन है आप, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ही कलर लोगों के लिए है जिन्होंने रेसिज्म यानी कि एक्सपीरियंस किया है। जो फॉरेन के हैं उनके लिए नहीं है? नहीं, फॉरेनर्स हैं हमारे यहाँ US के लोग हैं, और फिर जो भी ब्लैक हैं, ब्राउन है, इंडिजिनस हैं, वो सब जुड़ते हैं हमारे ग्रुप से, जुड़ सकते हैं। वेलकम। बहुत ही अच्छा। आज आपने हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए बहुत बातें की। जाते जाते व्यूअर्स के क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद हम व्यूअर्स के क्वेश्चन लेंगे, एक हम आज का जो हमारा सब्जेक्ट था क्लासरूम्स एज सेफ स्पेसेस, इसको हम इसके बारे में प्रैक्टिकली गाइडलाइन, यानी कि हमारे टीचर को आप क्या बताओगे, क्या सलाह देना चाहती है? तो जैसा कि मैंने सर ने मेरे इंट्रोडक्शन में ही कहा था, मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ इस सेंस में कि मैं चाहती हूँ कि नॉलेज को डायरेक्टली क्लासरूम से जोड़ के देखा जाए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाए। तो हमने पहले अलग अलग एंगल्स से प्रॉब्लम को समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि हम कौन सा टिप्स फॉलो कर सकते हैं एज टीचर्स। तो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि सेफ क्लासरूम क्रिएट करना आसान नहीं होता है, मुश्किल होती है। तो पहला टिप ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स से जुड़िए, कनेक्ट कीजिए, जानिए कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आते हैं। सभी स्टूडेंट जो है वो सेफ नहीं फील करेंगे अपने बारे में ओपनली बात करना। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एक्चुअली। बहुत केयरफुली आपको पता लगाना होता है कि वो कौन है। आप उनसे अकेले अकेले बात कर सकते हैं अगर वो शाई फील करते हैं अपने बारे में बात करने में तो। और आप देख लें कि किस स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या वो फेस करता है, ठीक है। तो उससे पर्सनल लेवल पे जुड़िए और उसको ये फील कराइए कि ये क्लासरूम में हम सभी के लिए है। मैं भी तुम्हारी तरह एक ह्यूमन बीइंग हूँ और तुम्हें भी हम एक इंसान की तरह देखते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह, और तुम यहाँ पर ये डिज़र्व करते हो एज माई स्टूडेंट कि यहाँ तुम्हें तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी पर्सनालिटी सबको खुल के निखरने का, उभरने का मौका मिले। और वो जब आप एक माहौल धीरे धीरे बच्चों के साथ मिलकर बनाएंगे तो बच्चे अपने आप आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। माहौल कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए मैं हमेशा ये टिप देती हूँ कि बच्चों के साथ मिलके पहले ही कुछ रूल बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में कोई बच्चा किसी का मजाक नहीं बनाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये करना पड़ता है, लेकिन उससे कभी कभी लगता है कि अरे तो क्लासरूम क्या बहुत स्ट्रिक्ट स्पेस हो जाएगा, क्या कोई हंसेगा नहीं? नहीं, हम हंसेंगे, ऐसा नहीं है, हम मजाक भी करेंगे और हंसेंगे, लेकिन हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये एक नियम है, इसको प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिएगा तो इसका असर देखिएगा। और भी कुछ रूल होंगे जो आपके बच्चे आपको सजेस्ट करेंगे, जब आप क्लासरूम में उनसे पूछेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, जिसमें से जैसे एक रूल जो है, बच्चे जो है निक नेम नहीं पसंद करते हैं, निक नेम नहीं रखना चाहिए, प्यार से ही सही लेकिन नहीं रखना चाहिए। और एक और बात है जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ, जिससे बच्चे आपसे कनेक्ट करने लगते हैं ह्यूमन लेवल पे, वो है कि गलतियों को, मिस्टेक्स को क्लासरूम में जगह बनाने दीजिए। अगर बच्चों से कोई मिस्टेक होती है तो उनको पनिश मत कीजिए। इस रूल को फॉलो करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि पनिशमेंट कई फॉर्म्स में आते हैं, जैसे ग्रेड भी हम लोग उनका ग्रेड काट देते हैं, मार्क्स कम दे देते हैं। तो धीरे धीरे इस पर कंट्रोल ये करना होगा कि हम क्लासरूम में जो उनकी मिस्टेक्स हैं उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदलें। तो क्लासरूम अपने आप थोड़ा एक सपोर्टिव माहौल बनने लगता है।
और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इसमें कम से कम आपको 3 महीने लगते हैं, ये 1-2 दिन में नहीं होता है, 1 हफ्ते में नहीं होता है। तो अगर आपका सेशन अप्रैल में शुरू होता है, महाराष्ट्र में सेशन कब शुरू होता है सर? जून। जून में शुरू होता है, अच्छा समर ब्रेक के बाद। तब तो सही है। तो आपका अगर सेशन समर ब्रेक के बाद स्टार्ट होता है तो आप वहाँ से लगभग 3 महीने का समय अपने आप को दीजिए और इस माहौल को, सपोर्टिव माहौल क्रिएट करने में बच्चों की पूरी मदद लीजिए। अगर वो कोई सजेशन देते हैं और वो सजेशन अच्छा है यानी एप्लीकेबल है, उसको मानते हुए वो रूल बना दीजिए, क्लासरूम में रूल्स लगा दीजिए। प्रैक्टिकल सजेशन ये है कि 5 रूल से ज़्यादा एक बार में मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नया बिगिनिंग होगा, नई शुरुआत होगी। जब उन 5 रूल को फॉलो करने की आदत हो गई, 5 या 3 जो आपको कंफर्टेबल लगे, जब वो आदत हो गई सभी बच्चों को, तब फिर नए रूल बनाए जा सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है और बहुत पेशेंस से रहिए, 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे। और मैं प्रैक्टिकल टिप एक और यहाँ पे देना चाहूँगी, जो मैंने पहले कही थी, इसको रिपीट कर देती हूँ कि रैट रेस या अनहेल्दी कंपटीशन अपने क्लास में इंकरेज मत कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा देखती हूँ कि इंडिया में माना जाता है कि जो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, सीईओ बनेगा वही सक्सेसफुल है, मगर ऐसा नहीं है। अभी हमने पैंडेमिक में, कोरोना के समय में देखा कि बहुत सारी जॉब जो हमें नॉन एसेंशियल लगती थी वो कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गई। फॉर एग्जांपल सफाई करने वाले लोग और या फिर घर पर आकर वेजिटेबल वेंडर्स जो आते हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट अचानक से हो गए। अगर वो नहीं आएंगे तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है ना? तो धन्यवाद मैम। जी, तो मैं हाँ हाँ बोलिए। सर, मैं बस इस हाँ बात को तुरंत खत्म कर रही हूँ। तो अनहेल्दी कंपटीशन मार्क्स को और ग्रेड्स को लेके प्लीज क्लास में मत क्रिएट कीजिए। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब हमारे जो व्यूवर्स है उनके क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में अगर हमने उस पर डिस्कशन किया होगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक वाक्य में दीजिए, देकर सहयोग कीजिए। ओके। सुवर्णा बोरगांवकर सोलापुर से पूछ रही हैं, क्लासरूम एज अ सेफ स्पेसेस, इस विषय में आपने अपने स्कूल में कौन सा कार्य किया? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने अपने पीएचडी के दौरान और अभी जहाँ काम करती हूँ, दोनों जगह मैंने पीएचडी के दौरान इस पे काम ये किया था कि सबसे पहले मैंने 3 महीना लगभग स्पेंड किया था इस चीज़ में कि मेरा क्लासरूम एक सेफ स्पेस बन जाए, जहाँ बच्चे, चूँकि मैं इंग्लिश की टीचर थी, तो जहाँ बच्चे इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल फील करें। इसके लिए जैसा कि मैं अभी आपको टिप दे रही थी, वो मेरी प्रैक्टिकल टिप है। बच्चों के साथ मिलकर मैं रूल बनाती हूँ कि आपको क्या-क्या क्लासरूम में कैसी चीज़ें चाहिए। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा झिझक होती थी इस बात से कि इंग्लिश बोलने पे उनके दूसरे बच्चे हँसते थे। तो हमने ये रूल बनाया था कि क्लास में मजाक नहीं बनाएंगे, किसी का निकनेम नहीं रखेंगे। और चूँकि इंग्लिश बोलने में बच्चों को इसलिए भी झिझक होती थी कि उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी, तो हमने एक रूल ये भी बनाया था कि किसी की मिस्टेक को लेके उसको हम पनिश नहीं करेंगे, उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है। अभी जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ भी इसी चीज़ को लेके चल रही हूँ, लेकिन चूँकि वो कॉलेज के बच्चे हैं इसलिए उनका माइंडसेट थोड़ा अलग है। हँसने वाली प्रॉब्लम वहाँ भी थी, जो मैंने उसको हल किया वहाँ। ठीक। शाहजी कुंभार पुणे से पूछ रहे हैं, मेरे थॉट से दुनिया में एक भी जीव बुद्धिहीन नहीं होता, फिर भी हम उन्हें अध्ययनशील और अध्ययन अक्षम में बांट देते हैं, क्या यह अध्यापक की नाकामयाबी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरी जो बातचीत थी उसमें ये बात मैंने कही है और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। कोई भी स्टूडेंट जो है वो बुद्धिहीन नहीं होता, कोई भी इंसान। तो वही हमारे अंदर बायस है, हम सबके अंदर वो पहले से बैठा हुआ बिलीफ है पहले से कि ऐसा होता है। लेकिन अगर हम क्लासरूम में एज टीचर्स बिल्कुल खुले जहन से जाएं, बिल्कुल ओपन माइंड लेकर जाएं, तो उसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट आएगा। हाँ, कंटिन्यू कर। जी, तो मैं एग्री करती हूँ उनकी इस बात से। ये टीचर की नाकामयाबी नहीं कहना चाहिए, यूँ कहना चाहिए कि टीचर भी चूँकि समाज का हिस्सा है, तो उसके अंदर तो बायस रहेगा। टीचर्स आर नॉट परफेक्ट पीपल। हम लोग इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं आज भी कि हम एक दूसरे से सीखें, सिखाएं। मैं भी आज भी सीख रही हूँ, तो होपफुली हमें अपने अंदर इस बात चाकन 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 से स्नेहल भोर पूछ रही है, इक्विटी और इक्वेलिटी पे काम करने का ख्याल आपके मन में क्यों आया?
थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। इक्विटी और इक्वालिटी को लेके मेरी अवेयरनेस जो ज़्यादा बढ़ी है उसके लिए मैं विमेन ऑफ कलर इन ELT की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं इस मूवमेंट से जुड़ी और डॉक्टर परिसा से मेरे बहुत डिस्कशंस हुए इस टॉपिक पे, तो मैं बहुत अवेयर हुई कि मैं भी एज अ टीचर मैं भी इस बात को कितना सिंपल समझती थी। और ये जो स्टेटमेंट होता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, तो ये इतना सिंपल नहीं है। हमें इसे, जैसा मैंने अपने क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन किया था, कि हमें कुछ गहरे सवाल पूछने होते हैं अपने आप से खुद को। जी। ठीक। रोहिणी लोखंडे पुणे से पूछ रही है, डिस्क्रिमिनेशन फिर चाहे वो धार्मिक हो या जेंडर का हो या अमीर गरीबी का हो, उससे छात्रों के अध्ययन अध्यापन में कितना फर्क पड़ता है? वाओ, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह खो दिया, और वो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, उससे उनकी पूरी लाइफ अफेक्टेड हुई है। तो डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली कॉजेज डिप्रेशन अल्टीमेटली। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पर्सनली मैं कहूँगी, मेरा ये लग रहा कि मुझे बहुत कम डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम करना पड़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी उससे लड़ रही हूँ। तभी तो मैं सर ने जो मुझसे अभी पूछा था, विमेन ऑफ कलर इन ELT के प्लेटफॉर्म से, हम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहूँगी, हम सिर्फ रेसिज्म के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी हम बात करते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये तो एक ऐसी लड़ाई है कि हम सभी लोग एज टीचर्स भी इसको लड़ते हैं। आप भी जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा होगा। तो इसका पढ़ने लिखने पे ऐसा, अध्ययन अध्यापन पे असर पड़ता है कि बहुत से बच्चे तो अपनी पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। ये नहीं है। श्रीनिवास एल्लाराम अहमदनगर से पूछ रहे हैं, व्हाट विल वी डू विथ मेंटल चेक इन एक्टिविटी? हाउ कैन वी कंडक्ट दिस एक्टिविटी फॉर प्राइमरी स्टूडेंट, प्राइमरी ग्रेड? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। प्राइमरी ग्रेड से यहाँ पे क्या मतलब है सर? क्या आप कुछ बता सकेंगे मुझे, कौन से क्लासेस? प्राइमरी, 1 to फर्स्ट टू फिफ्थ। फर्स्ट टू फिफ्थ, ओके, देन वी कैन डू इट। तो मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ स्टूडेंट्स के साथ मेंटल हेल्थ चेक इन वाली जो जो आइडिया है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि उसको उनकी मातृभाषा में ही रहने दीजिए। अगर उनको वाकई इंग्लिश पसंद है, समझ में आती है, तो फिर इंग्लिश में लिखिए, नहीं तो उनकी मातृभाषा में लिखिए, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इससे बोर्ड को एक प्राइवेट स्पेस में लगाइए, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे उनका नाम पढ़ लें। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लगाता है, उस अपना नाम वहाँ लगाता है जहाँ उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, दे आर नॉट डूइंग ग्रेट एट ऑल, दे नीड यू, तो आप अपने समय में से कुछ ऐसा बना के रखिए। और मुझे लगता है इससे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इस पर बात कर लेनी चाहिए। हफ्ते में एक पीरियड आप ऐसा बना के रखिए जिसमें वो बच्चे जो आपसे अपनी समस्या को शेयर करना चाहते हैं वो आके बात कर सकें। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप सेम दिन इमीडिएटली बात कीजिए, क्योंकि जब बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं तो वो उसी समय कोई कदम उठा लेते हैं। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप तुरंत उनसे बातचीत कीजिए। ठीक। रत्नागिरी से उमेश कोटलवार पूछ रहे हैं, डिड यू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एंड अराउंड योर एटमॉस्फेयर? Which kind would of like to would like to hear some experience regarding it from you. which kind of discrimination has he mentioned? He doesn't mention, but religious या अच्छा, mental या हाँ, equality या equity, all. मैं इस पे बात करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हम सब, इंक्लूडिंग दोज हु डू नॉट फील कि उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, हम सब ने इसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी किया है और कहीं ना कहीं इसको पर्सनली फील किया है। तो मैं अभी एक एग्जांपल आपको दूंगी कि मेरा अपना ही एग्जांपल मैंने मास्टर्स का दिया था। हाँ, और वही आपको आगे क्वेश्चन किया है ज्ञानदेव नवसरे नासिक से, डिड यू पर्सनली फेस एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट ऑफ योर एजुकेशन एंड करियर? आई डिड, समटाइम्स आई डिड। मैं इस मामले में अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैंने दूसरों से कम एक्सपीरियंस किया है, बट किया है। मेरे साथ मास्टर्स में ऐसा हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगी कि चूँकि मैं ऐसे स्कार्फ पहनती थी तो मेरे बारे में अज्यूम किया जाता था कि
वो इंटेलिजेंट नहीं है, हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में 3rd पोजीशन थी। तो मुझे एक प्रेजेंटेशन करने को कहा गया, मैंने उस प्रेजेंटेशन पे बहुत मेहनत से उसको तैयार किया, बट माय प्रोफेसर सेड कि तुम क्लासरूम में सबके सामने जाके नहीं बोल सकती हो और किसी और को दे दो बोलने के लिए। आई एक्चुअली फेल्ट सो बैड, बहुत बुरा लगा मुझे। मैं उस समय मैं अपने घर पे आई और मैंने अपने फादर से इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। तो यहाँ पे मेरा ये प्रिविलेज था, मेरे साथ आसानी थी कि चूँकि मेरे फादर केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन है तो तुम वापस जाओ और जाके अपने प्रोफेसर को कहो कि चूँकि हमने इस पे काम किया इसलिए हम प्रेजेंट करेंगे, नहीं तो इस पे कोई प्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब मैं अपना काम किसी को नहीं दे सकती। तो डैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने पहली बार अपने लिए बोला। मैं वहाँ पे अपनी प्रोफेसर से जाके मैंने यही कहा कि मैडम ये मैंने बनाया है तो मैं प्रेजेंट करूँगी, दैट्स इट। और उन्होंने एग्री किया, शायद उन्हें अपनी गलती समझ में आई। तो ये एक इंसिडेंट था। एक और इंसिडेंट मैं बोलूँगी कि मास्टर्स का ही बताऊँगी आपको, कि हमारे क्लास में कुछ टीचर्स पढ़ाया करते थे जो कि जिन्हें कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा था, जिनको लिटरेचर बहुत अच्छा आता था, लेकिन उन्होंने क्लासरूम को वो सेफ स्पेस नहीं बनाया जिसमें सभी लोग बात कर सकें। तो होता ये था कि 2-4 स्टूडेंट थे जो सभी सवालों का जवाब देते थे, बाकी किसी को इंक्लूडिंग मुझे जवाब देने का चांस नहीं मिलता था। उसमें ऐसा भी था कि एक स्टूडेंट ने पूरा आंसर प्लेजराइज करके, जिस प्लेजरिज्म अब हम लोग समझने लगे हैं कि पूरा आंसर इंटरनेट से कॉपी करके उसने बोल दिया, क्लास में प्रेजेंट कर दिया और उसको बहुत तारीफ की गई। मैं चूँकि उस चीज़ को इंटरनेट पर पढ़ चुकी थी और 1-2 क्लासमेट और पढ़ चुके थे, हमें पता था कि उसने पढ़ा है, मगर हमारी ये हिम्मत नहीं हुई कि हम उस टीचर को क्लास में या क्लास के बाद जाके उस प्रोफेसर को बोलते कि मैडम इन्होंने तो पूरा कॉपी करके बोला था। इस बारे में जब मैं ये आपके लिए ये टॉक पे काम कर रही थी तो मुझे वो इंसिडेंट याद आया। आज 7-8 साल पहले की बात है, सोचिए 8 साल पहले की बात है। मैं ज़िंदगी में बहुत आगे निकल आई हूँ, मगर मुझे वो चीज़ आज भी बुरी लगती है कि मैडम ने कैसे उसकी तारीफ की, उन्हें पता नहीं चला। तो मान लीजिए कि ठीक है वो टीचर हैं, उन्होंने वो आर्टिकल इंटरनेट पे नहीं पढ़ा होगा, उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने क्लास में इतना सेफ स्पेस नहीं बनाया कि मेरे जैसे स्टूडेंट वहाँ पे खड़े होके बोल पाते कि एक्सक्यूज मी, ही हैज कॉपीड एवरीथिंग। डू यू सी दिस? लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक कॉम्प्लीमेंट आई है आपके लिए, मराठी में आई है। मॅम खूप छान मार्गदर्शन मॅडम, आपला आवाजही खूप छान है। यानी कि आपने जो आज टॉक किया बहुत अच्छा, और आपका आवाज जो है, साउंड जो है बहुत बढ़िया है, बहुत सुनने जैसा है, बहुत बार बार सुन। और ये कमेंट भी है सुदर्शना खुने पुणे से। और लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया है, और 2 क्वेश्चन अभी मैं विनती करता हूं कि प्लीज क्वेश्चन स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा टाइम 1 घंटे का था, अभी 1 hour and 26 मिनट्स हो गए हैं, तो हम कम से कम 1.5 घंटे में इसको खत्म करें। आशा चौहान कल्याण से पूछती है, बाय अपोजिंग मेंस इन कलर इन एलईटी, don't you think that you are also promoting some kind of discrimination? That is actually a very good question. नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज इस पे भी हमने काफ़ी, हमारी वेबसाइट पे आपको इसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन यू कैनॉट बी रेसिस्ट अगेंस्ट रेसिस्ट। आप जो लोग पावर में होते हैं वही रेसिस्ट होते हैं, क्योंकि आपके पास एक सिस्टमेटिक पावर ही नहीं है, आपको सिस्टम ने वो प्रिविलेज दिया ही नहीं है, तो आप दूसरों के अगेंस्ट रेसिस्ट नहीं हो सकते हैं, पहली बात, बाय डेफिनेशन नहीं हो सकते। दूसरी बात, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं डिमांड कर रहे हैं कि हमें यूं ही जॉब दे दी जाए या यूं ही हमें इनवाइट किया जाए कहीं पैनल में। हम अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने काम के बलबूते पे सिर्फ क्या डिमांड कर रहे हैं, इक्विटी की डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ज्योति कोहड़े नागपुर से पूछ रही है, अभी सभी को विनती करता हूँ कि प्लीज अभी क्वेश्चन हम रुके। क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बात नहीं करते, कुछ बोले तो जवाब नहीं देते, उन बच्चों को अध्यापन के लिए कैसे तैयार करें?
हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये पॉइंट एक्चुअली मैं इस पे बात करने वाली थी, अच्छा हुआ आपने पूछा। तो ऐसा देखिए हमेशा होता है, मेरे साथ हुआ है, मेरे अपने पीएचडी के रिसर्च में हुआ है कि एक स्टूडेंट थी, वो पूरे साल कुछ नहीं बोली, वो लिखती बहुत अच्छा थी, बट देयर वाज समथिंग विद हर, वो बोलती नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की, उसके बारे में पता करने की भी कोशिश की। तो मैं ये मानती हूँ, मैंने ये बात और भी अपने अपने सुपरवाइज़र से, अदर प्रोफेसर से डिस्कस की है कि आप भी ह्यूमन बीइंग हैं और वो बच्चे भी ह्यूमन बीइंग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद कोई बच्चा जो है वो आउटलायर रह जाएगा, वो नहीं परफॉर्म करेगा वैसा जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, मे बी मोर देन 1 ईयर, है ना। तो वो उसमें काफ़ी वक्त लगता है, और चूँकि ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली क्लासरूम में टीचर बदल जाते हैं, जब क्लास बदलता है तो एक क्लास में आप उसके साथ हैं, नेक्स्ट ईयर कोई और उसको पढ़ा रहा होता है, तो कभी कभी आप उस स्टूडेंट के साथ उतना काम नहीं कर पाते प्रैक्टिकल लेवल पे। तो अगर ऐसा होता है तो मैं शिक्षकों से, सभी शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बुरा मत फील कीजिए, ये आपकी गलती नहीं है, हम सब इंसान हैं, तो एक दो लोग ऐसे हो सकते लास्ट क्वेश्चन हैं। भरत चौहान कल्याण से पूछ रहे हैं, एज अ टीचर विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी शुड कंडक्ट टू फील सेफ इन क्लास? या दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। मैंने जो टिप्स कुछ दी आपको वो हैं हाँ, एक्चुअली लास्ट में। क्लासरूम। जी, जैसे क्लासरूम में जो सेफ्टी है की जो बात कर रही हूँ, जो माहौल बनाना है, मैंने जैसा कि कहा कि इसको बनाने में भी 3 महीने लग जाते मिनिमम, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वेरी करेगा थोड़ा टाइम, लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक दिन करें, 3 महीने करें, 4 महीने करें और फिर ये हो जाएगा। वी हैव टू डू इट एवरी डे, हर दिन करना होता है, हर दिन उसको फोकस में रखना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। तो एज ये मैं कोई एक एक्टिविटी, कोई एक सिंगल एक्टिविटी आपको नहीं बता सकती कि आप यही करें। मैंने जो टिप्स दी आप वो टिप्स फॉलो कीजिए, और सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। आप अपने बारे में सोचिए कि कहीं हम तो किसी बायस के साथ क्लास में नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ये तो मान के नहीं जा रहे कि चूँकि मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए कि वो अच्छे बैकग्राउंड का है, तो कहीं हम ये मान के तो नहीं जा रहे कि ये इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है क्योंकि इसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं। ऐसा भी, ये भी बायस है, इस बायस के साथ मत जाइए, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि क्लासरूम भी, पूरा का पूरा क्लासरूम का भी ऐसा माहौल हो सकता है कि सभी बच्चे सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके साथ साथ करें। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की कुछ टिप्स आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगे, लेकिन मैं भी बता देती हूँ कि आप कुछ सवाल बना लीजिए, 3-4 सवाल, जिससे बच्चे अपनी डायरी में लिखें और खुद से पूछें। फॉर एग्जाम्पल, हाउ काइंड आई वॉज दिस वीक, मैंने इस हफ्ते दूसरे क्लासमेट्स के साथ में कितना काइंड था, या मैंने कितने बच्चों को इस हफ्ते सपोर्ट किया, इस तरह के सवाल। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज का अपना जो सब्जेक्ट था क्लासरूम एज सेफ स्पेसेस, इस टॉपिक पे आप बात करने के लिए आई। आपका बहुत बहुत एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र यानी कि एटीएम और निशंक भारत, इन दोनों परिवार के माध्यम से, आप दोनों परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आज का एक कार्यक्रम, आज का सेशन खत्म होने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं मराठी थोड़ा यूज करना चाहता हूँ, हिंदी में बोलूंगा। कल का जो हमारा सेशन होगा वो सेशन थोड़ा अलग है। हमारे महाराष्ट्र के ही जो एक जाबाज पुलिस ऑफिसर है, वो अभी तेलंगाना स्टेट में पुलिस महासंचालक है, आदरणीय महेश भागवत सर, आयपीएस, भारत सरकार, हे उद्या आपल्याशी संवाद साधायला येत आहेत, खाक्या वर्दीतील कर्मयोगी या विषयावरती। सरांबद्दल सर्वजण जाणूनच असाल, सर्वजणांना माहिती असेल, सरांचं काम हे अगदी दबंग आणि डॅशिंग काम आहे, आणि त्याचबरोबर सामाजिक, शैक्षणिक या क्षेत्रातही सरांचं काम आहे। तो उद्याचा संवाद अपना, कल का हमारा जो संवाद होगा वो संवाद के हमारे चीफ गेस्ट होंगे आदरणीय महेश भागवत सर, पुलिस महासंचालक तेलंगाना। तो आज आप मैम आई, हमारे दर्शकों को जो
आज का सब्जेक्ट था उसके बारे में जानकारी दी, बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हैदराबाद में जब हम मिले थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम थे, एक ही स्टेज पे थे, लेकिन हम एक दूसरे को बात नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यानी कि हमारे सामने ऑडियंस था, तो हम ऑडियंस से बात कर रहे थे, और हम अलग अलग यानी कि बगल में बैठकर भी हम ज्यादा बात नहीं कर सके, बात नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो इस संवाद के माध्यम से आपको हमें जानने का मौका मिला, आपके काम को जानने का मौका मिला, आपका काम हमारे लिए आदर्शवत प्रेरणादायी है। फिर से एक बात, एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र और निशंक भारत, ये दोनों परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देते हुए आज का मैं यह लाइव सेशन खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।